बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन हम लोग कैसे मॉडल कर सकते हैं बायोलॉजिकल से कॉन्सेप्ट से रहते हुए, और फिर हमने देखा था कि उसमें बायस इनपुट का रोल क्या होता है। हम जब देख रहे थे कि एक्टिवेशन जब हम देख रहे थे कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल करते हैं, तो वहाँ पे हमने बात की थी हमारे पास स्क्वॉशिंग फंक्शंस होते हैं या एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम उनको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस होते क्या हैं और इनको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। अगर आप ने प्रीवियस वीडियो स्किप की है और आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है न्यूरल नेटवर्क्स का या न्यूरॉन्स का, तो आप ये देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन कुछ ऐसे मॉडल होता है कि हम लोग उसके अंदर बात करते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट्स आ रही हैं और अपने वेट से मल्टीप्लाई होकर वो सब के सब यहाँ सम हो जाते हैं। इसके रिजल्ट पे हमारे पास एक्टिवेशन लेवल आया और फिर इस एक्टिवेशन लेवल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी आउटपुट के अंदर, जिसके लिए हमें स्क्वॉशिंग फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शंस की जरूरत होती है। और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस या स्क्वॉशिंग फंक्शंस, मैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शंस की बात करता हूँ और लेटर ऑन इसी वीडियो में मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्क्वॉशिंग फंक्शंस और एक्टिवेशन फंक्शन में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। तो अभी मैं ऑनवर्ड्स वर्ड यूज करूंगा एक्टिवेशन फंक्शंस का, क्योंकि जब न्यूरल नेटवर्क्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे और फ्रॉम इट्स ओरिजिन जो वर्ड इस्तेमाल होता आ रहा था यहाँ पर वो एक्टिवेशन फंक्शंस का था। अच्छा, एक्टिवेशन फंक्शंस हम लोग खुद से भी अपने भी बना सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड एक्टिवेशन फंक्शंस भी हैं, जिनके कुछ मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं, जैसे हार्ड लिमिट, सिग्मॉइड, हाइपरबोलिक टेन, लीनियर और हमारे पास रिलू। ये कुछ हमारे पास कॉमनली यूज होने वाले एक्टिवेशन फंक्शंस हैं और इसके अलावा और भी हैं। किसी प्रॉब्लम में आपको नजर आता है कि ये एक्टिवेशन फंक्शंस आपके लिए आपकी जो टास्क है उसके मुताबिक फिट नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। किसी भी किस्म का जो कंप्यूटेशनल मॉडल है या किसी भी किस्म का जो मैथमेटिकल मॉडल है जो कि वैलिड है, जो कि आपके एक्टिवेशन लेवल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट y के अंदर, तो वो फंक्शन आपका एक एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है या स्क्वॉशिंग फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फिर यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आती है उससे हम एरर कंप्यूट करते हैं। एरर हम कैसे कंप्यूट करते हैं ये हमारे इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। इसके लिए हम लोग इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे सेक्ट्रॉन है, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स हैं एंड सो ऑन, उसमें हम देखेंगे कि एरर हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एरर कंप्यूट किया किसी तरीके से, और इस एरर की बेसिस पे हम लोग वेट्स कंप्यूट करेंगे। वंस अगेन, वेट्स कैसे कंप्यूट होते हैं, वेट्स कैसे चेंज होते हैं, ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मगर ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बात की थी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर कि हमारे पास किसी किस्म का लर्निंग रूल अप्लाई होता है यहाँ पर। आज का हमारा जो फोकस है वो बेसिकली इस पोर्शन के ऊपर है कि स्क्वॉशिंग फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शंस हम लोग क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग किस बेसिस पे कर सकते हैं। ये प्रीवियस की कुछ समरी है हमारे पास। अगर हम यहाँ से आगे चलें और अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये फंक्शंस कहाँ से आए, इनका पर्पस क्या है। अच्छा, आप 2 मिनट के लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये एक ह्यूमन है हमारे पास, चलें ये समझ लें कि आप हैं और आप डिफरेंट जो से हैं जो सेंसरी इनपुट्स हैं उससे आप अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ खाया होगा, आपने फिश भी खाई होगी फ्राइड, आपने फ्राइड चिकन भी खाया होगा, आपने इसके अलावा राइस भी खाए होंगे एंड सो फोर्थ। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने यहाँ पर 2 तरह के जो फूड आइटम्स हैं उनको लिख दिया, उनको यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, लेट्स से आपके ब्रेन के अंदर कोई एक न्यूरॉन है जो कि फिश को रिकग्नाइज करता है और कोई एक न्यूरॉन है जो कि बेसिकली इस फ्राइड जो चिकन है इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके ब्रेन के कनेक्शन से होते हुए डिफरेंट जो सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कनेक्शन जो उनसे हैं वो इन 2 जो क्लासिफाइंग न्यूरॉन्स के पास आ जाते हैं। जिसमें एक न्यूरॉन लेट्स से फिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लासिफाई करेगा, और एक जो सा है वो लेट्स से फ्राइड चिकन को करता है। अब होता क्या है कि ब्रेन में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। अब हुआ ये कि आप एक दिन घर में आए और आपको एक स्मेल से आई
और आपने कहा यार ये स्मेल जो सी है किस चीज़ की है, आज इतना कोई खास चीज़ पकी हुई है, या आज खाने को कोई खास चीज़ है, या आपका पसंदीदा मील है वो क्या है। तो आपने इसको इसकी जो आपने जो इसकी स्मेल है वो आपने सेंस करते हुए आपने देखा नहीं कि वो क्या है। और अब आपके ब्रेन ने ये जज करना है कि आइदर इट्स अ फिश और इट्स अ फ्राइड चिक। वो क्या करेगा, कैसे होता है। इसको करने के लिए होगा क्या कि आपका जो ब्रेन है वो इस सेंसरी इनपुट्स को रजिस्टर करेगा और न्यूरॉन्स के दरमियान में फायरिंग होगी, और इस फायरिंग के रिजल्ट में किसी न किसी तरीके से ये वाला जो न्यूरॉन है जो कि फ्राइड को बेसिकली मैप करके बैठा हुआ है या इसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अपने आउटपुट को फायर करेगा, बर्स्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारी सेंसरी इनपुट्स को ले रहा होता है, और तमाम सेंसरी इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास सर्टेन न्यूरॉन्स उनसे हैं वो फायर होते हैं, और सर्टेन न्यूरॉन्स फायर नहीं होते। जैसे इस केस के अंदर जो फ्राइड वाला न्यूरॉन है वो क्या हो गया, फायर हो गया है, और जो दूसरा न्यूरॉन है आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम डीएक्टिव मोड में है, वो इतना एक्साइट नहीं हुआ, या वो इसका जो एक्साइटेशन लेवल है वो इतना लो है कि वो न्यूरॉन इस टाइम डीएक्टिव है। इसी तरीके से अच्छा, अब हुआ ये है कि आप कुछ दिनों के बाद दोबारा घर में आए, आने के बाद फिर आपने कुछ सेंसरी इनपुट ली, अब आपने गेस करना है कि ये क्या है। अब हुआ ये कि इसके रिजल्ट में जो न्यूरॉन फायर हुआ वो फिश वाला था। इसका मतलब ये कि आपके ब्रेन ने प्रॉपर तरीके से इस चीज को रजिस्टर कर लिया हुआ है, अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि किस तरीके से मैंने इन सेंसरी इनपुट्स को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना है इनटू इनटू समथिंग जो कि इवेंचुअली क्या करे, इस फिश वाले न्यूरॉन को फायर करे, एक्टिवेट कर दे, एक्साइट कर दे। अगर गलती से दूसरा न्यूरॉन एक्साइट हो गया, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर न्यूरल मैपिंग, जो कि आपकी सेंसरी इनपुट को रिक्वायर्ड सेंसेशन के साथ मैप, रिक्वायर्ड क्लास के साथ, रिक्वायर्ड आउटपुट के साथ मैप नहीं कर रहा। अच्छा, इस केस में यकीनन एक एरर है, ये अभी हमारे इस वीडियो के डिस्कशन में नहीं है। इस एरर को हम कैसे फिक्स करते हैं, अभी हम ये ज्यूम कर रहे हैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर कि आपका जो नेटवर्क है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, चाहे वो मशीन का है, चाहे वो रियल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड है और वो ऑब्जेक्ट्स को सही तरीके से रिकग्नाइज करता है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट इज द मैकेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर न्यूरॉन को एक्साइट करता है। कौन डिसाइड करता है, बात गौर से सुनिएगा, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्साइट होगा और अ गिवन सेंसरी इनपुट, और कौन सा न्यूरॉन जो है वो एक्साइट या एक्टिवेट नहीं होगा ऑन द कमिंग सेंसरी इनपुट्स या व्हाटएवर द इनपुट इज। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो एक्साइटेशन वाला जो हमने बात की है या एक्टिवेशन वाली बात की है, ये हमारे जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं ये डिटरमिन करते हैं। बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस, अभी फिलहाल हम ये समझते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जो कि डिटरमिन करते हैं कि अमंग सो मेनी न्यूरॉन्स on the basis of the given input which neuron is going to be activated or which neuron is going to have that level of excitation कि वो न्यूरॉन अपने आउटपुट क्या कर दे, फायर कर दे। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे अभी हमने पीछे बात की है और अभी हमने पिक्चर रिव्यू भी किया, और हमने ये बात की थी कि जब भी हमारे पास बेसिकली जो न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं उनको क्या होता है, तो कुछ इनपुट्स आती हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इनपुट्स को अपने कॉरिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक एक्टिवेशन जो लेवल है वो जनरेट होता है जिसको हमने ए कह दिया। तो अब जो भी इनपुट आ रही थी, एक्स की वैल्यू जो भी थी, वेट्स की वैल्यू जो भी थी, ठीक है ना, हमारे पास या जो हमारे साइनैप्स हैं उनकी जो भी कंडीशंस थी, लेट्स अज्यूम दिस थिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के ऑल आफ्टर कंप्यूटिंग ऑल द नेसेसरी वैल्यूज ऑफ द इनपुट्स जो हमने इस फिश को देख के ली, इस फिश की स्मेल से ली बेसिकली, और ब्रेन के जो वेट्स हैं वो बेसिकली इस तरीके से मॉडल हुए। देखिए, मैं यहाँ पे assumption ले रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग के ब्रेन जो सा है वो इसी मॉडल पे काम कर रहा है। तो लिखते हुए हमने कहा जी कि हमारे पास एक एक्टिवेशन लेवल आ गया। अब विच मीन्स कि जो भी इनपुट्स आ रही थी वो इनपुट्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर x1 आया
यहाँ पे हमारे पास किसी जगह से x2 आ रहा है, और तो ये वाला जो सा वेट है इसको मैंने W1 कह दिया, इस वाले वेट को मैंने W2 कह दिया, इस वाले वेट को हमने लेट्स से W3 कह दिया, और इस वाले वेट को हमने लेट्स से W4 कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ इस वाले न्यूरॉन के लिए एक्टिवेशन लेवल क्या बन रहा होगा, तो एक्टिवेशन लेवल जो सा है हमारे पास फिश के लिए वो क्या हो रहा होगा, ये x1, ये वाला x1 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस W1 से। तो इसी तरीके से ये जो x2 है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस वेट W3 से। तो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस न्यूरॉन में दो कनेक्शंस आ रहे हैं, दो साइनैप्स आ रहे हैं, एक W1 से रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा W3 से रिप्रेजेंट हुआ। तो इनकी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, एडिशन होने के बाद, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ जो एक्टिवेशन लेवल बन गया वो लेट्स से क्या है, 6 है। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए लिखूं मॉडल, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास एक्टिवेशन जो लेवल है किसके लिए, चिकन के लिए, वो क्या होगा, x1 जो सा है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, W2 के साथ। इसी तरीके से x2 जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वेट W4 के साथ, क्योंकि इस वाले में जो दो वेट्स आ रहे हैं उनको हमने लेबल किया है किसके साथ, W2 के साथ और W4 के साथ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन हुई। इस कैलकुलेशन के रिजल्ट पे लेट्स एज्यूम कि जो एक्टिवेशन लेवल बना चिकन के लिए, ये वाले न्यूरॉन के लिए, वो क्या बन गया, -6 बन गया। तो देखिए एक में हमारे पास +6 आ रहा है, एक में हमारे पास -6 आ रहा है। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा वाला जो न्यूरॉन है वो एक्साइट होगा। देखिए मैंने जब वीडियो 1 के अंदर भी मैंने ये बात की थी कि हमें कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए, कोई ना कोई मॉडल चाहिए जो कि हमें ये डिटरमिन करे कि किस तरीके से हम इन एक्टिवेशन लेवल्स को इंटरप्रेट करें या ट्रांसफॉर्म करें इनटू आवर रिक्वायर्ड आउटपुट। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि हमारे पास दो तरीके करने के लिए, लेकिन और भी तरीके हैं, पर अभी मैं सिंपलिसिटी के लिए दो मेथड्स रख रहा हूँ ज़हन में। एक तरीका ये है कि जैसे ही आपने सेंसरी इनपुट ली, जैसे ही आपने क्या किया, ये सेंसरी इनपुट ली और इस इनपुट की बेसिस के ऊपर आपका जो नेटवर्क है उसने ये डिटरमिन करना है, यस बहुत डिस्क्रीटली आइडेंटिफाई करना, यस इट इज अ फिश, यस इट इज अ चिकन। एक तरीका तो ये है, यस या नो, यस इट्स अ चिकन, यस इट्स अ फिश। दूसरा तरीका ये है कि आप आते हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और उसमें कहा जाए कि लग रहा है कि ये फिश है, लग रहा है कि चिकन है। मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ज्यादा चांसेस शायद चिकन के हैं, ज्यादा चांसेस शायद क्या है, फिश के हैं। ये मैथमेटिकली स्पीकिंग हमें यहाँ पे एक चले प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू चाहिए कि जहाँ मैं ये कह सकूँ कि प्रोबेबली ये बेसिकली फिश है, प्रोबेबली ये क्या है, चिकन है। जब मैंने प्रोबेबली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये जब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये फिश है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि शायद ये चिकन है। तो देखिए इस चीज को हमने क्या किया, हम एक स्पेक्ट्रम के तौर पे लेके आ सकते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए बिटवीन 0 एंड 1। जितनी वैल्यू 0 के 1 के करीब होगी उतना हम सर्टेन है, जितना हम 0 के करीब होंगे उतना हम क्या है, अनसर्टेन है। देखिए इस एग्जांपल को आप वीडियो 1 वाले एग्जांपल के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। वहां पर मैंने दरमियाना 0.5 रखा हुआ था और मैंने कहा था कि 0.5 से बड़ा है तो उतना वो क्या है, लेट्स से हमारे पास शायद एक ग्रीन कार है, और जितना 0.5 से कम है वो बेसिकली क्या है, चांसेस है कि ब्लू कार है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं ये कह रहा हूँ अब मेरे पास ये रेंज है बिटवीन 0 एंड 1। जितना हम लोग 1 के करीब होंगे हम उतना सर्टेन है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि यस इट्स अ फिश और इट्स अ चिकन। जितना वो 0 के करीब जाएगा उतने हम सर्टेन है, उतने हमारा जो अनसर्टेनिटी है वो उस प्रेडिक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो विच मीन्स कि यहाँ पर इस केस में जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी, इस रेंज में रहते हुए वो न्यूरॉन क्या हो रहा होगा, हमारा एक्साइट हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल में दो तरीके देखे।
एक में हम कह रहे हैं कि यस हमें इससे मतलब नहीं है कि उसमें अनसर्टेनिटी है या नहीं है, बस हमें ये बता दो फिश है या नहीं है, हमें बस ये बता दो कि ये चिकन है या नहीं। हम मोर लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। और इस केस में हम क्या कह रहे हैं, यार हमें साथ में ये भी बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक, हाउ सर्टेन यू आर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इट्स अ फिश, और हाउ सर्टेन यू आर कि ये बेसिकली क्या है, चिकन है। अब अगर जैसे मैंने शुरू में बात की, मैं यहाँ पे assumption दे रहा हूँ कि हमारा जो नेटवर्क है वो फुली ट्रेन्ड है, उसमें कोई हाइपोथेटिकली स्पीकिंग उसमें कोई एरर नहीं है, वो ठीक चीजों को जज करता है, ठीक तरीके से चीजों को क्लासिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर जो फिश वाला न्यूरॉन है, इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो वैल्यू निकलेगी y की, वो 1 के ज्यादा करीब होगी एज कंपेयर टू इसके। तो हमें कोई यहाँ पे ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि इस 6 को और इस -6 को इस रेंज में ले आए बिटवीन 0 एंड 1। अब ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं। तो एक जो बहुत हमारे पास सादा सा सिंपल सा जो एक एक्टिवेशन फंक्शन है, उसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप। इसको हम लोग हार्ड लिमिट भी कहते हैं, अक्सर लोग इसको हार्ड लिमिट कहते हैं। उसके बाद उसका जो मोस्ट जो पॉपुलर नेम है वो यूनिट स्टेप है, और उसके बाद जो इसका जो लेस पॉपुलर नेम है वो बाइनरी स्टेप है। तो बेसिकली ये 3 नामों से पहचाना जाता है ये वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है बेसिकली। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आइदर 0 और 1 की बात करेंगे। हमारे पास आइदर इट्स अ फिश और इट्स नॉट चिकन। जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0 आ रहा होगा, जब यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, अगर हम कहें कि हम 2 क्लासेस को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे होता है, हमारे पास हार्ड लिमिट या यूनिट स्टेप के लिए हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है हमारा, उसकी लॉजिक ये है कि अगर तो हमारे पास a की जो वैल्यू है, a यहाँ पे हमारे पास क्या एक्टिवेशन लेवल है, अगर ये 0 से क्या है बड़ा है तो y 1 है, अदरवाइज 0 है। वेरी सिंपल। इसके मुताबिक देखें तो अगर हमारी जो कैलकुलेशंस थी, जैसे पीछे मैं बात करके आ रहा हूँ, अगर इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में फिश का जो एक्टिवेशन लेवल है वो 6 है और चिकन का जो एक्टिवेशन लेवल है वो -6 है, इसके मुताबिक हमें नजर आ रहा है कि 6 जो सा है वो 0 से बड़ा है। तो लिहाजा इस केस में जो हमारे पास y आउटपुट बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इस केस में फिश की जो आउटपुट बन गई वो 1 बन गई। जब मैं यहाँ -6 पुट करूंगा इस एल्गोरिथम के अंदर, तो हमारे पास क्योंकि 6 जो सा है वो हमारे पास जो 6 है वो बेसिकली इस 0 से छोटा है, तो लिहाजा यहाँ y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में देखेंगे हमारे पास चिकन के लिए जो एक्टिवेशन लेवल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंटली हमारे पास जो सा न्यूरॉन फायर होगा वो कौन सा है, वो फिश वाला न्यूरॉन है जो कि फायर होगा। यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ऐसा ग्राफ जो सा है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बनेगा। लेट्स से अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट स्टेप को लेते हैं, और मैंने जुपिटर नोटबुक के अंदर इसका एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है हमने आपके लिए। देखिए कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जो रेंज ऑफ वैल्यूज दूंगा, मैं यहाँ पर जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ -10 से लेके 20 के दरमियान, और मैं इन वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस डाल रहा हूँ वो 0.2 का डाल रहा हूँ, ठीक है। तो विच मीन्स के इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो जनरेट होंगी, और फिर हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करूँ। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो देखें कि मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है इसका वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं या तो वो क्या है, 0 है, जहाँ वो जो वैल्यूज हैं वो 1 है। तो जैसे ही आपकी जो रेंज है वो 0 से कम है तो वो आपको क्या देगा, आपको 1 देगा। जैसे आपकी जो एक्टिवेशन लेवल है वो 0 से बढ़ता है तो वो आपको क्या देना शुरू कर देगा, 1 देना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो हमारा जो यूनिट स्टेप एल्गोरिथम है वो एक्चुअली हमें क्या दे रहा है, इसके इस सैंपल के मुताबिक हमें फिश को एक्टिवेट कर रहा है क्योंकि 6 एक्टिवेशन लेवल हमारा 0 से बड़ा था। अच्छा, अब हम बात करते, और इसका जो ग्राफ है आपके सामने जो उसी प्रोग्राम का इधर आ गया। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्टिवेशन लेवल जो सा है वो 0 और 1 के दरमियान चाहिए हमें, अब क्या होगा। सेम कंडीशन दे रहा हूँ कि हमारे पास फिश सेंसरी इनपुट आई, सेंसेशन लिया आपने, अभी आपने देखा नहीं कि क्या चीज़ है, उसी आपने सेंस की बेसिस के ऊपर आपके ब्रेन ने कुछ एक्टिवेशन लेवल जनरेट किए, वंस अगेन +6 और -6, और इसके मुताबिक
जो से है नो वी नीड टू सी कि किस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज ले सकते हैं बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे यूनिट स्टेप में चलेगा, क्योंकि देखिए यूनिट स्टेप में क्या था, यूनिट स्टेप में जब तक 0 से कम है तो वो क्या देगा, 0 देगा, 0 से बड़ी वाली होगी तो हमें क्या देगा, 1 देगा। बल्कि मुझे तो अब क्या चाहिए, मुझे इसके दरमियान की कोई वैल्यू चाहिए। जैसे जैसे मेरे पास ये वैल्यूज जो सी चेंज हो रही है, उसी तरीके से मेरी इसकी रेंज भी क्या होनी चाहिए, इसके दरमियान की चेंज होनी चाहिए, ताकि मेरा वो जो सर्टेनिटी वाला जो बात है वो पूरी हो सके कि एक्टिवेशन लेवल के मुताबिक मैं इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान में कहीं ना कहीं बाउंस हो रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे स्टैंड करूँ। तो ये करने के लिए हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन है, उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करता है चीजों को कि 1 प्लस 1 सॉरी जी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस ए। ये जो ए है हमारा एक्टिवेशन लेवल है और ये हमें पता है कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है। सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ पुट करेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, आप उसमें जो भी वैल्यू देंगे ए की, वो उस फंक्शन को पकड़ेगा, उस वैल्यू को पकड़ेगा और उसको 0 और 1 के रेंज में ले जाएगा। मैं आपको ये दिखाता हूं और हमारे पास ये फंक्शन है और सिग्मॉइड फंक्शन खोलते हैं और देखिए सिग्मॉइड के लिए पहले हम देखते हैं क्या होगा। जब मैंने कहा कि आपसे कोई भी वैल्यू दें तो वो आपको वो क्या करेगा, 0 और 1 के दरमियान देगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं अगर 6 दूं और मैं इसको रन करूं, उसने मुझे जो वैल्यू दी है वो 0 और 1 के दरमियान है। अगर मैं यहाँ पे इसको लेट से -60 कर देता हूँ, देखिए अब देखिएगा इसकी जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो अब वो बेसिकली अभी भी क्या है, देखें वो 0 और 1 के दरमियान है। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के बहुत बड़ा कर देता हूँ तो देखिए अभी भी क्या है, मुझे जो वैल्यू देगा वो क्या है, 0 और 1 के दरमियान है। ये किसी भी सूरत में ये जो वैल्यू है मेरी, ये एक्चुअली 0 और 1 के दरमियान से ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, लेट्स से प्लॉट से पहले अगर मैं इसकी एक रेंज निकालूं, देखिए हमने यहाँ पे वही रेंज ली, -10 से 20 तक की रेंज ली और 1 के स्टेप से मैं अगर ये ग्राफ इसके मैं वैल्यूज कंप्यूट करूं, देखिए -10 के लिए मेरे पास जो वैल्यू है वो भी क्या है, 0 और 1 के दरमियान में आ रही है। अगर आप इन वैल्यूज को गौर से देखें तो आपके पास किसी भी सूरत में जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से ऊपर नहीं जाएगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी। सेम थिंग, जो सेम चीज है इसको हम लोग इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। मैं इस ग्राफ के जो कलर्स हैं इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसके देखने में थोड़ी सी क्या हो जाए, वो जरा आसानी हो जाए। ठीक है जी, तो हमने ये ग्राफ लिया, इसको मैं अगर रन करूँ तो देखें कि आपके पास किसी भी सूरत में जो वैल्यूज हैं, -10 के ऊपर देखें क्या आ रही है, -5 के ऊपर क्या आ रही है, 0, 5, 10, 15 और उसके दरमियान की वजह देखें तो आपके पास बेसिकली ये जो रेंज है इस सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर वो 0 और 1 से बाहर नहीं जा रही। कमिंग बैक, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूंगा और जैसे भी आपको मैंने 6 वाला पुट करके भी दिखाया था, तो देखें कि इस केस में मेरे पास इस सिग्मॉइड फंक्शन में मैंने 6 पुट किया। 6 पुट करने के बाद जो मेरे पास आउटपुट वैल्यू आई वो क्या है, 0.975, जैसे भी मैंने आपको जुपिटर की नोटबुक में भी दिखाया। साइमल्टेनियसली अगर मैं सिमिलरली मैं अगर ये करूं कि मैं यही -6 उठा के डालूं इसके बाद 6 इस सिग्मॉइडल फंक्शन में, तो कैलकुलेशन के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ये जुपिटर नोटबुक्स मैंने आपके लिए गिटहब पे डाल दी हुई है, आप इसको वहां से डाउनलोड करके खुद से भी डिफरेंट वैल्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब इसके रिजल्ट में देखें कि मेरे पास जो हाई वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है। यहाँ पे 0.99 इज ग्रेटर देन 0.0024, तो लिहाजा इस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सा मेरा न्यूरॉन एक्टिव होगा वो कौन सा ये। मतलब ये है कि अब हम पहले के मुकाबले में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले हमने कहा यस, हम स्क्रीन पे कहता घोड़े के लिए कह रहे थे यस इट्स अ फिश, अब हम ये कह रहे हैं मुझे यकीन है कि फिश है, मुझे मुझे यकीन है कि फिश है। इसका मतलब ये है कि इस केस में जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि फिश है, यू आर सेइंग दैट स्टिल देयर इज सम फैक्टर कि शायद आपका दिमाग कहीं और जाए। ये फैक्टर इतना लो है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब हुआ कि इसको अगर मैं समराइज करूं तो हमारे पास सिग्मॉइडल फंक्शन की का जो ग्राफ है कुछ ऐसा प्लॉट होगा कि बिटवीन हमारे पास -10 और 20 के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली 0 और 1 के दरमियान में वेरी कर रही हैं। ये बेसिकली हमारे पास हार्ड लिमिट या यूनिट स्टेप की तरह नहीं है। यूनिट स्टेप में कंपैरिजन देख लें आप वंस अगेन, यूनिट स्टेप में हमारे पास 0 थी,
यहाँ क्या थी 1 थी। इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ग्रेजुअली क्या हो रही है 0 और 1 के दरमियान वेरी कर रही है। इट्स मोर लाइक अ डिफरेंशियल फंक्शन। ये वाला जो है ये डिस्क्रीट है इन नेचर, ये डिफरेंशियल है नेचर के अंदर और ये डिस्क्रीट है। इसमें इसके अंदर हर स्टेप के ऊपर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज। इसके अंदर किसी न किसी किस्म की चेंज है हर पॉइंट के ऊपर। वो इतनी माइनर चेंज भी हो सकती है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट बेसिकली इसमें हर पॉइंट के ऊपर किसी न किसी किस्म का आपको चेंज मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास समराइज करूँ इसको तो क्या बना। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है, ये डिटरमिन करते हैं कि विच न्यूरॉन विल बी एक्टिवेटेड। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास कौन सा वाला जो सा न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होगा अपने इस एग्जांपल के अंदर देखते हुए। तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्टिवेशन थी वो डिस्क्रीट थी, 0 1 थी। इस केस में जो एक्टिवेशन थी वो हमारे पास बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान थी। अच्छा, अब देखिए एक्टिवेशन फंक्शन जो उनसे है ये हमारे पास कोई दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसको जैसे भी मैंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट कि व्हिच न्यूरॉन विल फायर। तो अब होता ये है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें जैसे अभी अभी आप दो से फेमिलियर हुए, एक का नाम हार्ड लिमिट था और दूसरे का नाम क्या था, सिग्मॉइड था। हार्ड लिमिट की एक छोटी सी वेरिएशन और है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट। इसमें जो हार्ड सिंपल हार्ड लिमिट में और इसमें फर्क ये है कि लेट्स से आप कहते हैं कि आपको जो वैल्यू है वो 0 1 नहीं चाहिए डिस्क्रीट, आपको वैल्यू चाहिए -1 और 1 चाहिए। तो फिर इस केस में देखें कि हमारा जो फंक्शन है वो वही रहेगा विद स्लाइट मॉडिफिकेशन कि अगर तो एक्टिवेशन लेवल 0 से बढ़ा है उसके बराबर है तो 1 है आउटपुट, अदरवाइज y क्या है -1 इंस्टेड ऑफ 0। तो देखिए इस केस में जो ग्राफ है आपका वो -1 और जो आपको दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर 1 देगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारा एक बड़ा और सिंपल सा फंक्शन भी है, इसको हम लीनियर कहते हैं। इस लीनियर फंक्शन में ये होता है कि जो आपके पास इनपुट होती है, यानी इस केस में जो आपके पास एक्टिवेशन लेवल है वही आपका आउटपुट है। तो ये भी बड़ा पॉपुलर और ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला फंक्शन है लीनियर फंक्शन। इसके अंदर किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं होती एक्टिवेशन लेवल के अंदर, एज इट इज एक्टिवेशन लेवल ही आपका क्या होता है आउटपुट में चला जाता है। नॉर्मली अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो इनपुट लेयर वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली लीनियर इन नेचर होते हैं, क्योंकि उसमें जो भी इनपुट आ रही होती है वही बेसिकली आपके पास एज आउटपुट होके जा रही होती है। इस पे हम बात करेंगे जब हम लोग जो नेटवर्क्स को मॉडल करेंगे अपकमिंग जो वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसी तरीके से सिग्मॉइड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं। अच्छा, अब मगर देखिए सिग्मॉइड में क्या था हमारे पास जो वैल्यूज थी वो वेरी कर रही थी बिटवीन 0 एंड हमारे पास क्या था 1। नाउ व्हाट इफ कि आप चाहते हैं कि आपके पास बिहेवियर यही रहे, ठीक है ना, आपके पास डिस्क्रीट -1 और 1 ना आ रहा हो, आपके पास जो आउटपुट है वो -1 और 1 के दरमियान हो। तो इस केस में हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हाइपरबोलिक टेन। देखिए ये बात प्लीज में रखिएगा कि आपने डिसाइड करना है ये कि आपकी एप्लीकेशन के लिए आउटपुट जो है उसको किस फॉर्मेट में आपको रिक्वायर्ड है या होनी चाहिए, 0 1 1 -1, लीनियर, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन -1 एंड 1। अगर आपको वैल्यू चाहिए बिटवीन -1 एंड +1 फिर हम यूज करेंगे हाइपरबोलिक टेन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छा हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको इसी का अगर मैं आपको दिखाऊं जो बिहेवियर है, अभी मैंने दो की बात की आपके साथ, एक मैंने बात की सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट की। तो देखिए सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट में भी यही हो रहा है हमारे पास कि आप जो भी इसको वैल्यू देंगे उसका जो एल्गोरिथम है वो वही है कि अगर तो आपके पास जो कोई वैल्यू है जो 0 से बड़ी है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज आपके पास आउटपुट जो है वो 0 है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं रन टाइम के ऊपर बिटवीन दैट रेंज, सेम रेंज रखी हुई है मैंने हमारे लिए -10 से लेकर 20 तक की, तो देखिए ऐसा ग्राफ ये बन के आता है हमारे पास। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइपरबोलिक टेन फंक्शन है वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए अगर आप देखें सिंपलिसिटी के लिए अगर मैं यहाँ 6 पुट करूँ तो और मैं इसका हाइपरबोलिक 10 निकालूँ, 10h निकालूँ तो ये वैल्यू आती है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ तो देखें यहाँ पर भी मेरे पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 तक चली गई। अगर मैं ये कर दूँ 6 यूनिट कर दूँ
तो देखिए वो किसी भी सूरत में मेरे पास 1 से ऊपर नहीं जा रहा। अगर मैं इसी को ही नेगेटिव में ले जाऊँ, छोटी कर दूँ वैल्यू को, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो भी देखिए वो -1 है, जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है। -1 से नीचे नहीं जा रही है वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा के लेट्स से 700 कर देता हूँ, तो देखिएगा, तो आप ये जो जुपिटर नोटबुक्स हैं ये डाउनलोड करके आप खुद से भी इनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो आप देखें कि इस तरीके से हमारे पास इन दोनों फंक्शंस के अंदर जो वैल्यूज हैं वो उन्हीं रेंज के अंदर ही क्या हो रही हैं, वो वेरी कर रही हैं। तो अगर मैं इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट फंक्शन बन रहा है वो है रिलो है। बेसिकली इस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्म का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि जो आप इसको वैल्यू पास करते हैं, एक्टिवेशन लेवल पास करते हैं, तो वो देखता है कि एक्टिवेशन लेवल का और जीरो का, देखिए बात गौर से सुनिएगा, जीरो एंड एक्टिवेशन लेवल के दरमियान में दिखता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो सी वैल्यू बड़ी होती है वो उसी को ही क्या करेगा, एज आउटपुट दे देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पर एक्टिवेशन लेवल इसको दिया है, लेट्स से समझने के लिए हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आपने इसको एक्टिवेशन लेवल दिया है a इज इक्वल टू लेट्स से 4 दे दिया, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 0 बढ़ा है कि 4 बढ़ा है। इसमें 4 बढ़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो आपको 4 की मिलेगी। देखिए यहाँ पे हम इस ग्राफ को देखने में नजर भी आ रहा है कि 4 को यहाँ कहीं करके आएगा, तो देखिए इसने आपको बेसिकली क्या किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको -4 कर देता हूँ, तो -4 0 से छोटा है, तो बजाय कि ये आपको कोई और वैल्यू देने के लिए उसने मैक्स दे दिया है। तो -4 जो सा है, कुछ जब आप कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एक्टिवेशन लेवल में और 0 के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू बन रही है वो 0 की बन रही है। देखिए इसने तमाम नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या कर दिया, आपको उसने बेसिकली ये दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वो देखता है कि मैक्स देखता है बिटवीन कि आपके पास 0 एंड द एक्टिवेशन लेवल। वंस अगेन अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें, उसका हम ग्राफ देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कैसे काम करता है। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये इसकी हमने इसका लिखा हुआ है जो हमारे पास एल्गोरिथम है। तो अगर मैं इस रिलू के अंदर लेट्स से +30 पास कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास आउटपुट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है 30 की। तो अगर मैं यहाँ पे इसको -30 कर दूंगा, तो मुझे -30 देने के बजाय इसको क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो देखिए कि मेरे पास इस केस में उसने क्या दिया, 0 दिया। तो अगर मैं वैसे ही वही काम करूँ वंस अगेन, -20 से लेके सॉरी -10 से लेके 20 के दरमियान अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इसका, हमारे पास ग्राफ बन के आता है, वो देखें कि हमारे पास मैक्स के मुताबिक वो हमें इस तरीके से वो आउटपुट देगा, विच मीन्स के 0 से कम की 0 और 0 से कम के लिए वो देखता है कि कौन सी वाली वैल्यू हमारे पास मैक्स वाली है और कौन सी हमारे पास उससे बड़ी हो रही है। तो अकॉर्डिंगली वो हमें उसके मुताबिक वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ 6 एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इवेंचुअली हमने ये देखना होता है हमारी एप्लीकेशन के लिए किस वक्त हार्ड लिमिट, किस वक्त सिग्मॉइड, किस वक्त सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट, हाइपरबोलिक प्लेन, लीनियर, या जो रेलू है या सॉफ्ट मैक्स है, कोई और भी बेशुमार किस्म के एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन एंड द टाइप और द रेंज ऑफ द आउटपुट व्हिच यू वांट फॉर योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। टर्म्स को हम लोग अब समराइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं और उसके साथ ही हम देखते हैं कि स्क्वैशिंग फंक्शंस भी क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि एक्टिवेशन फंक्शंस बेसिकली हमारे डिटरमिन करते हैं कि जो न्यूरॉन है आपके पास उसमें से कौन सा वाला न्यूरॉन एक्टिव होगा। एक्टिवेशन फंक्शंस तमाम लेयर्स के न्यूरॉन्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हमारे पास मिसाल के तौर पर चाहे वो आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास जो ये फंक्शंस हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ये लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर से मुराद ये है कि जब भी आप ये फंक्शन प्लॉट करें, जैसे ग्राफ स्ट्रेट बने तो वो लीनियर है। अगर वो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या है, नॉन लीनियर कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है, यूनिट स्टेप लीनियर फंक्शन, सिग्मॉइडल रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जैसे रेलो है हमारे पास को हम रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट कहते हैं। हाइपरबोलिक टेन फंक्शन है हमारे पास और एंड सो ऑन। ये हमारे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। इसके मुकाबले में जो स्क्वैशिंग फंक्शंस हैं ये एप्लीकेबल होते हैं आउटपुट लेयर्स के अंदर।
जैसे हमने यहाँ बात की कि दे आर एप्लीकेबल फॉर एनी लेयर और फॉर ऑल लेयर्स, ये है आउटपुट लेयर के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जो भी एक्टिवेशन लेवल होता है आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स का, उनको वो प्रोबेबिलिस्टिक रेंज में ले आता है बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि आउटपुट लेयर के तमाम न्यूरॉन्स की प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज को अगर मैं सम करूं तो वो 1 होना चाहिए। तो अगर मेरा फंक्शन कौन सा है, एक्टिवेशन फंक्शन, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा एक्टिवेशन फंक्शन अगर ये वाला बिहेवियर रखता है, ठीक है, और बाय नेचुरली वो ये बिहेवियर रखता है कि जब मैं उसकी आउटपुट्स को, उसकी प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट्स को सम करूं और वो 1 बन रहा है, तो मेरा वो एक्टिवेशन फंक्शन है वो स्क्वैशिंग फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि वो आउटपुट लेयर पे मैप हुआ हुआ है, दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट्स का सम क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट मैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ऑल एक्टिवेशन फंक्शंस आर योर स्क्वैशिंग फंक्शंस प्रोवाइडेड दे आर satisfying this thing, और वो करते हैं। मगर आपके पास तमाम जो स्क्वैशिंग फंक्शंस हैं वो एक्टिवेशन फंक्शंस नहीं है, क्योंकि स्क्वैशिंग फंक्शंस जो उनसे हैं वो बाय डिजाइन, बाय डेफिनेशन कहाँ के एप्लीकेबल हैं, आउटपुट लेयर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एक्टिवेशन फंक्शंस आर योर स्क्वैशिंग फंक्शंस, बट नॉट ऑल स्क्वैशिंग फंक्शंस आर योर एक्टिवेशन फंक्शंस। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास, अगर इसको समराइज करें हम लोग, तो एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस किसी भी किस्म के कंप्यूटेशनल अरिथमेटिक मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो कि आपकी एक्टिवेशन लेवल को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू योर डिजायर्ड आउटपुट रेंज। जो आपके पास y है, जो आपकी आउटपुट है, आउटपुट रेंज या आउटपुट की टाइप डिटरमिन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम एंड द नेचर ऑफ योर एप्लीकेशन, कि आपको आउटपुट किस तरह की चाहिए, आपको आउटपुट 0 1 की चाहिए, -1 1 की चाहिए, आपको रेक्टिफाइड लीनियर आउटपुट चाहिए, आपको किसी भी किस्म जो भी आपके एप्लीकेशन की नेचर है, आप उसके मुताबिक एक्टिवेशन फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या खुद से भी डिवाइस कर सकते हैं, अगर वो तमाम के तमाम वैलिड एक्टिवेशन लेवल के मॉडल्स को क्या कर रहा है, कंडीशंस पूरी कर रहा है।